हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल में फिर से। और आज हमारी संख्या पद्धति की दूसरी क्लास होने जा रही है। ठीक है, पहली क्लास आप तक पहुंच चुकी, दूसरी क्लास होने में थोड़ी डिले हो गई, कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाई। तो चलिए शुरू करते, बिना वक्त गवाए शुरू करते। उम्मीद है पहली क्लास में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए दूसरी क्लास हम आपकी शुरू करते हैं। पहली क्लास का थोड़ा हम रिवीजन 1 मिनट में करवा देते। पहली क्लास में हम आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताए थे, जैसे सम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसका लास्ट अंक दो से डिवाइड हो जाता है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती जो 2 से डिवाइड हो जाती, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती जो 2 से डिवाइड नहीं होती। ठीक उसी तरह भाज्य और अभाज्य हमने आपको बताया था। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से डिवाइड हो जाती है। भाज्य संख्या खुद से और एक से और तीसरी संख्या से भी, कोई भी तीसरी संख्या हो सकती है, उससे डिवाइड हो जाती, वो भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या सिर्फ खुद से और एक से डिवाइड होगी, सिर्फ खुद से और एक से डिवाइड होगी, वो अभाज्य संख्या होगी। एक हम आपको बताए थे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक मायने बोले तो जो चीज़ें प्रकृति ने बनाई हैं वो प्राकृतिक होती हैं। प्राकृतिक वो सारी चीज़ें होती हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं। तो प्रकृति ने क्या क्या बनाया? 1 से 9 तक सारे अंक, 1 से 9 तक सारे अंक प्रकृति ने बनाए। जबकि 0 की खोज शायद आपको पता हो आर्यभट्ट ने की, किसी इंसान ने की है। इसका मतलब 0 प्राकृतिक नहीं है। बाकी के सारे नंबर, जो भी नंबर हैं वो सारे प्राकृतिक हैं। 0 कृत्रिम है, मानव निर्मित है, कृत्रिम है। ठीक है, चलिए हम आगे शुरू करते हैं। कुछ और संख्याएं आगे हैं जो हम आपको कंफर्म करवा दें। 5 हो गई थी कंफर्म। 6वीं है संख्या पूर्णांक संख्या। कौन सी? पूर्णांक संख्या। ठीक, 6वीं संख्या है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती? वो सारी संख्याएं होती जो पूरी हमें दिखाई देती, देखने में जो पूरी हमें नजर आती, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती। मतलब दशमलव में नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, दशमलव में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। वो सारी संख्याएं पूर्णांक होगी, चाहे वो धनात्मक हो या हो ऋणात्मक। किसी भी तरह की पूर्णांक संख्या हो सकती है। 2 3 4 -7 -8 -9, किसी भी तरह से धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगी, वो शर्तें वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते 7वीं संख्या। कौन सी? पूर्ण संख्या। इन दोनों को एक साथ समझा रहे। डिफरेंस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, तो गौर से समझना, कंसंट्रेट करके। ठीक, कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती? पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं ही होती। वही रूल फॉलो करता, कौन सा वाला? संख्या देखने में पूरी होनी चाहिए। जो संख्या देखने में पूरी होगी वो पूर्ण संख्या होगी। लेकिन इसमें शर्त ये शामिल होती है कि ये सिर्फ धनात्मक होती। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकती, ऋणात्मक भी हो सकती, जबकि पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक होती। कैसी होती? धनात्मक। 1 2 3 4 9 11 13, कोई भी हो सकती है। शर्त ये है धनात्मक होगी। इसमें क्या है? धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। उम्मीद है अब दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दिमाग में बिठा लीजिए, पूर्णांक में धनात्मक भी ऋणात्मक भी, पूर्ण में सिर्फ धनात्मक। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे लग रहा नहीं कोई दिक्कत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं परिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती? परिमेय संख्या आपको हमेशा p/q के फॉर्म में मिलेगी। किसमें? p/q। अर्थात परिमेय संख्या आपको हमेशा एक फ्रैक्शन के रूप में मिलेगी, भिन्न के रूप में मिलेगी। हमेशा एक भिन्न के रूप में p/q के फॉर्म में जो संख्या मिलेगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे एक संख्या ले लेते 1/2, 3/4, 7/11। कोई भी संख्या अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखी है तो वो सारी संख्या परिमेय संख्या होंगी। पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक पूरी संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या
धनात्मक पूरी संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या PYQ के फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान चीज है, आसानी से समझ पा रहे होगे। नौवीं संख्या है अपरिमेय संख्या। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हमेशा आपको √x के फॉर्म में मिलेगी, यानी अपरिमेय संख्या आपको हमेशा √x बोले तो अंडर रूट के अंदर, कोई भी संख्या होगी अंडर रूट के अंदर होगी। ठीक है, जैसे एक संख्या ले लेते √5, √7, √11, अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर कोई संख्या अगर लिखी हुई है तो सारी अपरिमेय संख्या होंगी, लेकिन अगर संख्या लिखी हुई √16, √9 तो ये अपरिमेय नहीं होगी। इसमें शर्त ये शामिल होती है कि वो सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी जो रूट में लिखी होंगी, बशर्ते संख्या का पूरी तरह से वर्गमूल ना लिया जा सके। जिस संख्या का वर्गमूल हम ले लेंगे वो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। फिर से सुन लीजिए, अपरिमेय संख्या हमेशा रूट के फॉर्म में मिलेगी, लेकिन वो उस संख्या का वर्गमूल ना लिया जा सके। इसका वर्गमूल हम ले सकते तो ये अपरिमेय नहीं होगी, इसका वर्गमूल ले सकते तो ये अपरिमेय नहीं होगी। इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, इसका 3। बोले तो किसी भी संख्या का वर्ग अगर लिखा हुआ है और अगर वो रूट में लिखी हुई है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत? पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक पूरी संख्या, पूर्ण संख्या सिर्फ धनात्मक, परिमेय संख्या PYQ के फॉर्म में, अपरिमेय संख्या √x के फॉर्म में हमेशा आपको मिलेगी, बशर्ते x का मान पूर्ण वर्ग ना हो। x का जो मान हो वो पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक संख्या और बची है जो आपको हम कंप्लीट करवा दें। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछ लेता कभी कभार, और ग्रुप CD की परीक्षाएं जो होती हैं उनमें अक्सर पूछ ही लेता है एक प्रश्न यहाँ से। जो आसान प्रश्न बनते हैं उनमें से एक प्रश्न यहाँ से रख देता है। ठीक है, एक संख्या बची है सह अभाज्य। कौन सी? सह अभाज्य। सह अभाज्य कौन सी संख्या है? सह अभाज्य। सह अभाज्य कौन सी संख्याएं होती हैं? जैसे भाज्य संख्या तुमने पढ़ी थी, उसमें क्या था? भाज्य में कोई एक ऐसी संख्या होती थी जो खुद के अलावा एक से और इन दोनों के अलावा किसी तीसरे संख्या से डिवाइड होती थी, वो भाज्य संख्याएं होती थी। ऐसे ही सह अभाज्य हम देखेंगे तो सह अभाज्य में क्या होता है? दो संख्याएं होंगी, दो संख्याएं होंगी, कोई भी दो संख्याएं हो सकती, लेकिन शर्त यह है कि वो संख्या एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटनी चाहिए। जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं वो एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं डिवाइड होती। जैसे 3, 4 हो सकती है, जैसे 11, 27 हो सकती है, जैसे 51, 99 52, 99 हो सकती है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों को डिवाइड करे, और अगर ऐसा है तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगर दूसरी भाषा में कहें, जिन संख्याओं का HCF मासा या HCF एक होता है, जिन संख्याओं का HCF एक होता है वो संख्याएं सारी सह अभाज्य होती हैं। ठीक है, उम्मीद है संख्याएं सारी कंफर्म हो गई होंगी। आज हम आपको 5 संख्याओं के बारे में बताए। पहले बताए हैं पूर्णांक, पूरी संख्या दिखनी चाहिए, धनात्मक या ऋणात्मक हो कोई फर्क नहीं। पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या पूरी होनी चाहिए। परिमेय संख्या PYQ के फॉर्म में होगी, अपरिमेय संख्या √x के फॉर्म में होगी, और सह अभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं में एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग ना जाए, तो वो सारी संख्याएं सह अभाज्य होंगी। जैसे दोनों में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 52 है, 52 और 99 है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से, लेकिन ऐसा तो है नहीं ये 2 से हो रही है, ये भी 2 से हो जाए,
ये कंडीशन नहीं लागू होनी चाहिए, दोनों में किसी एक संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तो वो सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। उम्मीद है संख्या बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो गई होंगी, क्योंकि अभी हमारा संख्या पद्धति का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हम कर रहे हैं। अगर ये हमने मजबूत कर लिया तो सवालों को करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते। अब संख्याओं के बारे में कंप्लीट है। अब उसके बाद हम आपको समझाने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिवाइडेशन, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि जब भी हमें कोई कैलकुलेशन करनी होती तो फिर क्या होता है, वहाँ पे HCF LCM निकालने हो या फिर भाग देना हो किसी संख्या का किसी संख्या में, तो ये वहाँ पे बहुत ही जरूरतमंद साबित होते, बहुत इनकी आवश्यकता पड़ती है विभाज्यता के नियम की। तो आप अगर गौर से देखेंगे है कुछ नहीं, लेकिन समझना चाहिए। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो इसके बहाने रिवाइज कर लें, अगर नहीं जान रहे तो फुल कंसंट्रेट से समझिए, और अगर कोई भी के बावजूद कंफ्यूजन रहती, फुल कंसंट्रेट से समझिए, के बावजूद अगर कोई कंफ्यूजन रहती तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला, वहाँ पे अपनी कंफ्यूजन दीजिए। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जो कमेंट बॉक्स में हमने एक लिंक पिन किया व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे अगर ग्रुप में आकर के आप कोई भी समस्या आपको होती तो आपकी समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होगी, कौन सी 5 से होगी, इन नियमों को समझेंगे। पहले से जैसे आपको एक संख्या दे दी जाए और पूछ लिया जाए ये 9 से कट जाएगी, तो आप कैसे चेक करोगे? आप चेक करोगे 9 से काट के, अगर कट रही होगी तो बाद में जवाब दे दोगे, और नहीं कट रही होगी तो फिर बोल दोगे नहीं कट रही। लेकिन वो आप जो प्रोसेस करोगे वो एक लंबी प्रोसेस है, जिसमें बहुत समय आप बर्बाद करोगे, जबकि कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। औसतन एक प्रश्न के लिए 20 से 25 सेकंड आपके पास होती, तो 20 से 25 सेकंड में जब आप एक चेक कर पाओगे ये 9 से कट रही, तो फिर प्रश्न कब करोगे? तो इसलिए ये नियम वहाँ पे अमृत साबित होते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते 2 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्याएं होती हैं, कैसे पहचानेंगे ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही? तो उसके लिए क्या होता है, 2 से विभाजित वो सारी ये संख्याएं हो जाती हैं जिनका अंतिम अंक, लास्ट डिजिट, आगे कोई भी संख्या लिखी हो, लास्ट डिजिट जो होगा अंतिम अंक होगा वो सम होगा। 2 से वो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी जिनका अंतिम अंक, लास्ट डिजिट सम होगा। सम बोले तो सम क्या हमने आपको बताया था, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो संख्या सम होती है, और जिस संख्या का अंतिम डिजिट, लास्ट अंक सम होगा तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। आगे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कुछ भी लिखा रही, जैसे एक संख्या लेते हैं हम 362 448, 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी? लास्ट डिजिट हमने देख लिया, हाँ हो रही है, हो रही, तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी 2 से। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता, 2 से डिवाइड हो जाता 3? नहीं होता। क्या ये 3 सम है? नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ईजी है, आसान चीजें हैं, कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी लोड लेने जैसा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं हम 3 से विभाजित होने वाली संख्या। वो कौन सी संख्याएं होती हैं जो हम 3 से विभाजित कर सकते, कैसे पहचानेंगे ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही? 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो 3 से वो सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। गौर से सुनना है, 3 से वो सारी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी जिन संख्याओं के अंकों का योग, अंकों का योग मतलब जो एक संख्या होती है वो 1 अंक की हो सकती, 2 अंक की हो सकती, 3 अंक की हो सकती, ज़्यादा अंकों की 10 की भी हो सकती, 15 20 कुछ भी हो सकती है। जो उसके अंक होंगे, संख्या के नंबर के जो अंक होंगे, डिजिट होंगे, उनका योग हम करेंगे। अगर वो योग 3 से डिवाइड हो रहा, अगर वो योग 3 से डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ
तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो। जैसे एक संख्या लेते 1 5 7 9 6। अब हमें चेक करना 15,796 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अंकों का योग करेंगे। कैसे करेंगे, 1 5 6 6 7 13 13 9 22 22 6 28। 1 5 6 6 7 13 13 9 22 22 6 28। क्या 28 3 से डिवाइड होगा? अगर हाँ तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, अगर ना तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्या 28 होगा? नहीं होगा। अगर 6 की जगह हम 5 कर दें, क्या कर दें 5, तो यहाँ पे क्या होगा 27 रह जाएगा योग, और 27 रह जाएगा तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है 27। इन संख्याओं का जो योग है, इन संख्याओं जो इन अंकों का योग है, जो इन अंकों का ऐड है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। समझ रहे हो? मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी लोड नहीं होगा, बिल्कुल आसान चीजें हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ऐसे ही आसान तरीके से हम पूरे गणित को, पूरी संख्या पद्धति को, पूरे पैठ के सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं जो 4 से विभाजित हो जाती हैं? जैसे हम 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं पढ़े तो उनमें क्या था, अंतिम अंक देखते थे, लास्ट डिजिट हम देखते थे। सम है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर सम नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे ही 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का क्या है, 4 से वो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। गौर से सुनना, कंसंट्रेट से सुनना है। 4 से वो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी जो संख्या, जिस संख्या के लास्ट 2 डिजिट, आगे कुछ भी लिखा रहे, आपको आगे कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी, लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, संख्या सामने आपके होगी, पूछा जाएगा क्या ये 4 से डिवाइड होगी, तो आपको क्या करना, डायरेक्ट उसके लास्ट के 2 डिजिट देखने। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। समझ रहे हो? जैसे एक संख्या लिखी हुई है 12,348, आपसे पूछा जाए क्या ये 4 से डिवाइड होगी, तो आपको क्या करना, लास्ट के 2 नंबर लेने, 2 अंक लेने। क्या 48 4 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है 12 बार, 4 1 4, 4 दूने 8। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। आगे कुछ भी लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें ये चेक करना है। ठीक है, उम्मीद है कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। 2 का समझ में आ गया, 3 का आ गया, 4 का आ गया, कतई कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल भी लोड नहीं होगा दिमाग पे, ना लोड लेने जैसा कुछ भी होगा। ठीक, आगे देखते हैं 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। कौन सी? वो सॉरी 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। कौन सी संख्याएं होंगी जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी? चलिए देखते हैं। 4 तक हम कवर कर लिए, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या। 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी संख्याएं होंगी जो 5 से डिवाइड हो जाएंगी? तो 5 से वो सारी संख्याएं, उम्मीद है पहले से आपको इसके बारे में जानकारी होगी। 5 से वो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट, अंतिम अंक या लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा। क्या होगा? 0 या 5। जिन संख्याओं का लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा वो सारी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं, हम 6 को लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये आसान है थोड़ा। अब 6 को देखते हैं, 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। 6 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन सी, कैसे पहचानेंगे ये संख्या 6 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही? तो उसके लिए हमें करना होगा, जो संख्या, गौर से सुनना है, जो संख्या 2 या 3 से डिवाइड हो, सॉरी जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी, या नहीं है, या और में फर्क होता है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक संख्या लेते हैं 372। क्या है? 372। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? वो सॉरी पहले 2 से देखते हैं।
क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी? होगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक जो है वो 2 यानी सम है। सम है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी? हो जाएगी। 3 7 10, 10 2 12, यानी ये 3 से भी हो रही है और 2 से भी हो रही है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कोई कतई लोड नहीं होगा, अच्छे से समझ आ रही होगी। 2 3 4 5 6 सारे हो गए। अब देखते हैं 7 को। 7 में क्या है? 7 में जो प्रोसेस है वो थोड़ा बड़ा है। उससे अच्छा होता है कि हम उस प्रोसेस से ना गुजर के डायरेक्ट उसको हम डिवाइड कर लें, क्योंकि 7 में अगर हम प्रोसेस बता भी देंगे तो एक उस तरह की चीज़ें नहीं बन पाएंगी जो समय को बचा सकें, बल्कि समय को बढ़ा देंगी कैलकुलेशन करने में। इसलिए हम 7 को नहीं करते, 8 को देखते हैं। 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो कौन सी संख्याएं होंगी जो 8 से विभाजित हो जाएंगी? तो जैसे हमने आपको बताया, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का लास्ट डिजिट देखते, 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं के अंकों का योग देखते, 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का लास्ट के 2 डिजिट देखते। ऐसे 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं के लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। समझ रहे हो? 2 में 1 देखते थे, 4 में 2 देखते थे, 8 में 3 डिजिट देखेंगे। अगर 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे, आगे चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ तुम्हें 3 डिजिट पे फोकस करना। 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एक संख्या लिखी है, ये संख्या लिखी। अब इसे हमें ये देखना लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे या नहीं हो रहे। ये रहे 3 डिजिट, चेक करो। 8 8 64 और 8 1 8। इसका मतलब ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। आगे कुछ भी लिख दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ तुम्हें मतलब इन 3 नंबरों से। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को भैया लाइक जरूर कर देना, ठीक, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और वीडियो बनाने में थोड़ा और ज़्यादा हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाए। ठीक है भैया, आगे देखते हैं 9 से विभाजित होने वाली संख्या। 9 से विभाजित होने वो कौन सी संख्याएं होती हैं जो 9 से विभाजित हो जाती हैं? तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या 9 से कैसे पहचान करेंगे 9 से विभाजित ये होगी या नहीं, इसमें 9 का भाग पूरी तरह से जाएगा या नहीं जाएगा, ये संख्या 9 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। उसके लिए हमें ये करना होता है जिस तरह 3 में रूल फॉलो करना होता है कि अंकों का योग करते हैं। 4 4 6 6 बार हर संख्या का मैं आपको रूल बता चुका हूँ। उम्मीद है मतलब दिक्कत नहीं होगी, अब दिमाग में सेव होता जा रहा होगा, क्योंकि हम बार बार उसको प्रैक्टिस में ले रहे हैं। अगर जो हमने 3 में रूल बताया था आपको कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है वो सारी संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार 9 में है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी एक संख्या लिखी होगी, 1 अंक की हो सकती, 2 अंक की हो सकती, 4 6 8 10 12 15 कुछ भी हो सकता है। अगर उस संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो ही जाएगी, किसी भी स्थिति में हो जाएगी। जैसे एक संख्या लिखते हैं 35 64 है संख्या। अब इसके अंकों का योग देखते हैं, क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा अंकों का योग? अगर हाँ तो फिर ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, अगर ना तो ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए देखते हैं 3 5 8 8 6 14 14 4 18। क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी? डेफिनेटली 18 हो जाएगी, 2 बार 9 दूने 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? जो 3 का है वो 9 का यहाँ पे सेम है। अब देखते हैं 10 का। 10 का और बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0 होगा वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। जिस संख्या का लास्ट अंक 0 होगा वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। एक है 11। 11 जो है उसका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जितना महत्वपूर्ण बताया जाए उतना कम है, क्योंकि ग्रुप सी और डी की परीक्षाओं में 3 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाओं में
प्रश्न यहाँ से बना देता है। 3 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बना ही देता है। ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेट से सुनिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो फिर से वही रिपीट करेंगे। कमेंट बॉक्स में हमारे ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछेंगे तो हम कल की आने वाली वीडियो में आपको उस समस्या का समाधान जरूर देंगे। ठीक, 11 से विभाजित होने वाली संख्या, जैसे 11 को देखते हैं, एक संख्या लिख लेते हैं। 1,32,463, 1,32,463 ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, गौर से समझना। एक अंक छोड़ के अंकों को जोड़ लेंगे। एक अंक छोड़ के, ये लिया इसको छोड़ दिया, ये लिया इसको छोड़ दिया, ये लिया इसको छोड़ दिया। अब इन्हें जोड़ लेते, 1 2 3 3 और 6 9 हो गया। अब इन्हें जोड़ते, 3 4 7 7 3 10। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 1। क्या बचा, 1। अब जो जवाब हमें मिला है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जो जवाब मिला है वो जवाब, अगर गौर से समझना, एक अंक छोड़ के संख्याओं को जोड़ लेते हैं के बाद जो जवाब हमें मिला है, अगर वो जवाब 0 11 22 0 या 11 के गुणांक में है, 0 या 11 के गुणांक, 11 का गुणांक का मतलब ये होता है जो संख्या 11 से कट जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, वो संख्या 11 का गुणांक कहलाएगी। जो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 11 का गुणांक कहलाएगी। जो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 6 का गुणांक कहलाएगी। जो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 3 का गुणांक कहलाएगी। जो संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी वो संख्या 15 का गुणांक कहलाएगी। तो यहाँ पे जो ये है वो अगर 0 है या 11 का कोई भी गुणांक है जवाब में मिल रहा है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर जवाब में 0 या 11 का गुणांक नहीं मिल रहा है तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है ये विभाज्यता के नियम अच्छे से समझ आ गए होंगे। 2 के लिए हम क्या बताया, लास्ट डिजिट सम होना चाहिए। 3 के लिए अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 के लिए लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 के लिए 0 और 5 लास्ट का डिजिट होना चाहिए। 6 के लिए जो संख्या 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी। 7 के लिए बताए नहीं। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट जो डिवाइड हो जाएंगे। 9 के लिए अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 के लिए 0 और 5 जो अंतिम डिजिट होगा। 11 के लिए ये एक एक अंक छोड़ के अंकों का योग करते और अंकों का योग करके जब 2 हमारे योग निकलेंगे उनमें से अगर उनका सब्ट्रैक्ट घटाने के बाद अगर 1 प्राप्त 0 या 11 का गुणांक प्राप्त होता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर वो 11 का गुणांक या 0 नहीं है तो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेते, छोटी सी चीज़ है, आसान सी चीज़ है, पहले से उम्मीद है पता भी होगी, अगर नहीं पता होगी तो हम करवा देते हैं। छोटी सी चीज़ है, उसके बाद क्या होगा, कल से हम डायरेक्टली प्रश्नों को उठाएंगे, संख्या पद्धति के प्रश्नों को। बेसिक चीज़ें जो चीज़ें हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है संख्या पद्धति का, वो हमने कवर कर लिया। ठीक, कल से हम प्रश्नों को लेंगे और 2 से 3 दिन तक हम प्रश्नों को धुआंधार तरीके से उड़ाएंगे। जब बिल्कुल एकदम कंठस्थ हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, उसे और निपटा लेते हैं, जिससे क्या होगा, कल से हम आपको डायरेक्ट संख्या पद्धति के अच्छे स्तर के प्रश्न करवाने शुरू कर देंगे। ठीक है, वो है, क्या नाम है उसका टॉपिक का, बोर्ड मास। बोर्ड मास रट लेना। सच्चे मन से अगर 21 बार इसका जाप करोगे तो याद हो जाएगा। सच्चे मन से अगर 21 बार इसका जाप करोगे, बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि इसकी अपनी एक राइमिंग भी है। ठीक है, बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है भैया ब्रैकेट। क्या होता है, ब्रैकेट। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ।
डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीपल, और ए का मतलब होता है ऐड। क्या होता है? ऐड, जबकि एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब ऐड और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। अब इसमें हम देखें तो ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? ब्रैकेट मीन्स होता है कोष्ठक। क्या होता है? कोष्ठक। ऑफ मीन्स होता है का, ऑफ मीन्स होता है का, डिवाइड मीन्स भाग, मल्टीपल मीन्स गुणा, ऐड मीन्स जोड़, और सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना। सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? घटाना। ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक, ऑफ मीन्स का, डिवाइड मीन्स भाग, मल्टीपल मीन्स गुणा, ऐड मीन्स जोड़, सब्ट्रैक्ट मीन्स घटाना। ठीक है, कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल में समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे आपने देखा हो, एक प्रश्न देखा होगा जिसमें बहुत सारे चिन्ह लगे होते हैं, साइन लगे होते हैं। एक लाइन में प्रश्न लिखा होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, इतना छोटा रखते हैं, ठीक है, एक इससे बड़ा ले लेंगे बाद में। एक संख्या है, एक क्वेश्चन है 32 भाग 4 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 2 माइनस 3। 32 डिवाइड 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2 माइनस का 3 कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम? पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट। कहीं पूरे प्रश्न में ब्रैकेट है? नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं। उसके बाद कहीं भी का लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। उसके बाद डिवाइड, कहीं भी डिवाइड है पूरे प्रश्न में? हाँ है, एक जगह है, तो इसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 32 को कितने बार होगा? 8 बार, गुणा 3 प्लस के 7 गुणा 2 माइनस 3। ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड के बाद क्या करना? मल्टीपल है कहीं पूरे प्रश्न में? एक जगह ये रहा, एक जगह ये रहा। कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 प्लस का 14 माइनस के 3। उसके बाद ऐड कहीं है? हाँ एक जगह है, ये रहा। क्या हो जाएगा? 38 माइनस के 3। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 35 यानी 35। पहले हमें करना होगा ब्रैकेट कैलकुलेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें सारे साइन हमको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, जिसमें सारे साइन देखने को मिले। एक एग्जांपल लेते हैं। प्रश्न है 8 मल्टीपल 16 इंटू डिवाइड 8 ब्रैकेट में 3 प्लस 1 माइनस के 2 और ऑफ 1/2। ये प्रश्न है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले हमें कहाँ जाना है, इस पर देखना। बोर्ड मास में क्या पहले है? बी, यानी ब्रैकेट कहीं है? हाँ एक जगह है। कैलकुलेट करते इसे। 8 इंटू 16 डिवाइड 8। ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट के बाहर अगर कोई चिन्ह साइन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्रैकेट के बाहर इनटू का चिन्ह लगा हुआ है, इनटू का साइन लगा हुआ है, मल्टीपल का लगा है। तो यहाँ पे इसका मतलब मल्टीपल लगा हुआ है।
इससे कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस 2 ऑफ 1/2। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रैकेट के बाद ऑफ कैलकुलेट करना है, किसे? ऑफ को करते 8 इंटू 16 डिवाइड 8 इंटू 4 माइनस का ऑफ की जगह पे मल्टीपल लगाया जाता है। जब भी ऑफ को कैलकुलेट करना होगा तो ऑफ की जगह पे हम मल्टीपल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीपल, यानी 2 इंटू 1/2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। ठीक है, आगे देखते। अब क्या करना होगा हमें कैलकुलेट? ऑफ के बाद डिवाइड है कहीं? हाँ, एक जगह है, तो इसे देख लेते। 8 इंटू 16/8 इंटू 4 माइनस का 1, 2 बार हो गया, यानी 8 इंटू 2 इंटू 4 माइनस का 1। ठीक है, अब आगे क्या करना होगा? मल्टीपल है कहीं? हाँ, 2 जगह है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो क्या करेंगे? 8 दूनी 16, 16 चौके 48, 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64 माइनस का 1। अब क्या ऐड है कहीं? कहीं नहीं है। सब्ट्रैक्ट है? हाँ, एक जगह है, तो क्या हो जाएगा? 63। इसका जवाब क्या हो जाएगा? 63। पहले हमने ब्रैकेट हल किया, उसके बाद ऑफ हल किया, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, ऐड था नहीं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया। कल बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं, आज हमने इसको सिर्फ समझाया बेसिकली। कल हम इसको प्रैक्टिकली जब देखेंगे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल तक आप बोर्ड मार्क्स तैयार करके रखिए, अगर अच्छे से थोड़ा रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और भैया आपसे रिक्वेस्ट है, पसीने में हालत बुरी हो रखी, बहुत मेहनत करनी पड़ रही आपके लिए। उम्मीद है आप भी थोड़ा हमारा सहयोग करेंगे। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंटेंट अगर सामग्री हमारी पसंद आ रही तो लाइक करिए, मित्रों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में आकर के कम से कम हमारा आप मनोबल बढ़ाते रहिए, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी समस्याओं का हम समाधान ग्रुप में दे सकें और आने वाली वीडियो में कर सकें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।